ओके दोस्तों, तो आखिरी चंद लेक्चर्स होते हैं अब शुरू। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेश खिदमत है। जो टॉपिक नंबर 5 की हमने कॉन्सेप्चुअल चर्चा करी थी उसकी प्रैक्टिकल सॉल्व करने में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 5। आओ जरा इसको रीड आउट करना शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। फिगर्स इन 1000, पहले ही मोड पर वार्निंग, फिगर्स इन 1000। तो एग्जाम में भी ₹1000 सॉल्यूशन में लिखना ना भूलें। ट्रायल बैलेंस दे रखा है ओमेगा लिमिटेड का, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी कैपिटल, 10% डिबेंचर, जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सस्पेंस अकाउंट में 4 रुपए। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या है? उन्हें कुछ एरर आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड 4000 से छोटी आ रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 4 लिख के उसको टैली करा दिया। अभी इन्हें खुद नहीं पता है कि ये 4000 किस चीज़ के हैं, ढूंढेंगे बाद में तो पता चलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई 4 लाख रुपए, लेकिन ₹1000 है तो आप 400 लिख करके चलोगे उसको। जी हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, हम 400 लिख करके चलेंगे। The company on the advice of independent valuer wish to revalue the land at 360। ऊपर जो लैंड दिख रही है आपको 220 की, उसे 360 पे लाना है, रिवैल्यू करके उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है 10% 2 अप्रैल को, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट की गलती का पता चल गया कुछ समय बाद, रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021। ये जो सस्पेंस अकाउंट में 4 दिख रहे हैं, हमने कोई मशीनरी बेची थी, वहां से कैश आया था। इस मशीनरी की कॉस्ट 10,000 थी और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 8,000। तो सुनो माय डियर फ्रेंड, सुनो बहुत ध्यान से। एक 10,000 में मशीनरी आपने खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वो 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्शन मतलब उस पर आप अभी तक बेचने वाली डेट तक 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। तो 10 में आपने खरीदा, 8 का डेप्शन आप अभी तक लगा चुके हो, उसकी वैल्यू क्या बची होगी आपकी बुक्स में? 2,000 और आपने उसे 4,000 में सेल आउट कर दिया, तो 2,000 का प्रॉफिट भी है, ध्यान रखिएगा। ओके सर, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10% लगाना है। You are required to prepare Omega Limited's balance sheet and statement of profit and loss with notes to accounts for year 31st March 22 as per schedule 3. Ignore previous year figures. शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। हाँ सर, वही आपने पिछली क्लिप में हमें सिखाया था, लेकिन दोस्तों मित्रों साथियों, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में तो 2 साल का डाटा देना होता है ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर आपने बताया था सर। हाँ, और आपके क्वेश्चन ने तो 1 ही साल का डाटा दिया और क्वेश्चन कह रहा है इग्नोर प्रीवियस ईयर, कह रहा है पिछले साल का काम नहीं करवाना बच्चों से। प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट बनाओगे किसी कंपनी में जाके तो दोनों साल का डाटा प्रेजेंट करना मैंडेटरी है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई नहीं यार, इसे 1 ही साल का करके दिखा दो, बच्चे हो, प्यारे हो, मासूम हो, सच्चे हो दिल के, खुश रहो। एंड टैक्सेशन, और टैक्स भी इग्नोर कर देना है। चलो तो करें शुरुआत, लेट्स डू द शुरुआत। चलो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पैड पर आ जाते हैं दोस्तों, आप भी आ जाओ और मैं भी आ जाता हूं राइटिंग पैड पर। चलो बिना किसी देरी के, ये आ गए जी हम राइटिंग पैड पर। एलो एलो जी सनम हम आ गए, आज फिर बैलेंस शीट लेके। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सबसे ऊपर नाम लिखेंगे संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, ओमेगा लिमिटेड। देयर आफ्टर हम उसका बनाएंगे पहले बैलेंस शीट द फॉर्मेट। बैलेंस शीट पहले प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। डेट डालेंगे एज एट 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, एक ही साल का अमाउंट डालना है, करंट ईयर का ही डालना है, प्रीवियस ईयर का इग्नोर करने के लिए कह दिया क्वेश्चन ने, ठीक है? ठीक है सर। और फिर हाफ पेज छोड़ करके शुरुआत कीजिएगा किस चीज की? P&L की। हाफ पेज के बाद P&L का फॉर्मेट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में वर्ड लिखे जाते हैं एज एट 31 मार्च 22। प्रॉफिट एंड लॉस में वर्ड लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। सभी बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसमें एज एट वर्ड लिखे जाते हैं। और P&L पूरे साल का हाल बताता है, इसीलिए उसमें फॉर द ईयर वर्ड लिखा जाता है, रुपी करंट ईयर। और हाँ, यहाँ पे लिख लें रुपी इन 1000
और यहाँ पर भी लिख लें रुपी इन 1000। उसके बाद हम आधे पेज पे अपने बैलेंस शीट बना ली, आधे पे स्टेटमेंट ऑफ P&L, और अगले पेज से फिर जो भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती रहेगी उसका फॉर्मेट हम बनाते हुए चल देंगे। ठीक है सर। चलो दोस्तों, मित्रों, साथियों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट टुगेदर। अब पता है आपको आगे कैसे पढ़ना है दोस्त, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, राइट? वो फॉर्मेट के एक एक आइटम, जैसे क्या क्या हुआ करता था P&L में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसके बाद आते था चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, और उसके बाद अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद अपना फाइनेंस कॉस्ट, डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और फिर प्रॉफिट निकल करके आता था, है ना? तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे लिखो नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपके क्वेश्चन में ढूंढो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए की है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए की है, अपने क्वेश्चन में झांके जरा। ये रही सेल्स, राइट हैंड साइड पे देखोगे क्रेडिट साइड सेल्स दे रखी है 700, उसको यहां पे लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये सीधा गिवन है आपको कितना, 700, तो यहां पे लिख दो 700। कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं इसके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, उठा के लिख दो, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा इसका। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अदर इनकम, सेकंड नंबर पे हमारा होता है अदर इनकम का नंबर, अदर इनकम्स। आपके क्वेश्चन में क्रेडिट साइड देखो कोई और इनकम है, डिबेंचर, रिजर्व, P&L तो प्रॉफिट है, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल तो उधार है, बैलेंस शीट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो सस्पेंस अकाउंट से हमने ये जो 2000 का प्रॉफिट था ना, वो लिखना है यहाँ पे, वो लिखना है यहाँ पे। सर समझ नहीं आ रही बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? बताऊं मैं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मित्रों, साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लिखना नहीं है ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बस सुनना है। हमारा सस्पेंस अकाउंट 4 था, 4000, राइट? हाँ जी सर। और आपके क्वेश्चन ने क्या लिखा था? आपके क्वेश्चन ने कहा था कि हमें पता चल गया है कि ये 4000 किस चीज की है। वो कह रहे थे एक फिक्स्ड एसेट हमने 10,000 में खरीदा था, उस पे आज तक का हम 8,000 आज तक का हम 8,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो उसकी वैल्यू 2,000 बच रही थी बुक्स में, उसकी बुक वैल्यू 2,000 थी, उसे हमने सेल कर दिया था 4,000 में। तो यार 2,000 की चीज को अगर आप 4,000 में सेल आउट करोगे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं? सीधी सीधी बात बताओ मुझे, 2,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं? जी हाँ सर, हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 2,000 हमारी अदर इनकम बनेगा, ये 2,000 अदर इनकम में आएगा। इसके लिए नोट बना देंगे कुछ समय बाद, अभी खाली लिखते हुए चलो, 2 लिख दो यहाँ पे, 2 खाली लिखते हुए चलो, 2। ओके सर, और कोई अदर इनकम नहीं है, तो यहां से आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। नंबर 3, हमारी टोटल इनकम निकल के आ गई 702। अब हमें चौथे नंबर से एक्सपेंसेस की शुरुआत करनी है, एक्सपेंसेस की शुरुआत करनी है। चलो, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले आता है सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसके अंदर हम रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मेटेरियल की परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल करके जो फिगर आती है वो लिखते हैं। रॉ मेटेरियल कुछ था ही नहीं आपके क्वेश्चन में, रॉ मेटेरियल कुछ था ही नहीं आपके क्वेश्चन में। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद क्या नंबर आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद सर परचेजेस का नंबर आता है। जी हाँ, तो इसमें आप परचेजेस लिखेंगे, लिखिए परचेजेस। और आपके क्वेश्चन में आप देखोगे परचेजेस आपको डायरेक्टली गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस 320, सीधा उठाओ लिख दो, कोई वर्किंग नोट भी नहीं बनाना इसके लिए। और दोस्तों परचेजेस पे भी एक वर्ड लिखा हुआ था एडजस्टेड। एडजस्टेड वर्ड का मतलब होता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो चुका है। तो जो परचेजेस से अगला नंबर आता है ना हमारे फॉर्मेट में, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड, वो भी इसी में एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। एडजस्ट करने के बाद ही 320 की फिगर आ रही है, तो अगला स्टेप छोड़ सकते हो आप, अगला स्टेप छोड़ सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप अपना सवाल पढ़ो, कहीं भी नहीं है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है सर। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज का खर्चा, देखो 20 दे रखा है, लिखो उसे, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है 20, लिखिए, डेबिट साइड दिखेगा आपको, फाइनेंस कॉस्ट 20, फाइनेंस कॉस्ट 2020। उसके बाद क्या नंबर आता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
डेप्रिसिएशन बताया था आपके क्वेश्चन ने, कितना डेप्रिसिएशन बताया था क्वेश्चन ने, नीचे देखो कौन सा पॉइंट, 5th पॉइंट, प्लांट मशीनरी पे लगाना है 10%। तो 770 की प्लांट मशीनरी आपकी, और 770 की प्लांट मशीनरी पे 10% लगाने के लिए कह रहे हैं। लैंड पे लगेगा नहीं, लैंड पे लगेगा नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना है सर? आओ जरा मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको कि आपको किस बात का ध्यान रख के चलना है। पहले खाली देखना, लिखना मत अभी, खाली देखना। आपका 770 रुपए का कॉस्ट प्राइस है प्लांट मशीनरी का। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट मशीनरी कितना है? 770, 770। अब दोस्त 770 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आप, क्यों? इसमें से कुछ प्लांट मशीनरी तो बेच दी ना आपने। हाँ सर बेच दी। जो प्लांट मशीनरी बेच दी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट मशीनरी सोल्ड 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे, 10,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस वाली मशीनरी को हमने बेच दिया। तो 770 के कॉस्ट प्राइस में से 10,000 का कॉस्ट प्राइस तो ऐसा है जो मशीनरी हम बेच चुके हैं, उस पर डेप्शन क्यों लगाएंगे फिर? तो बची कितनी मशीनरी हमारे पास? 760। बची मशीनरी हमारे पास 760 रुपए। इस पे ही 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर ही 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके सर, तो डेप्रिसिएशन आएगा 10% इंटू 760, बोले तो 76, बोले तो 76। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद नंबर आता है अदर एक्सपेंसेस का। इसके बाद नंबर आता है अदर एक्सपेंसेस का। ढूंढो भाई अदर कौन कौन से एक्सपेंसेस है आपके क्वेश्चन में। सर अदर एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में एक तो फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा है 60, बिल्कुल ठीक। सेलिंग एक्सपेंस 30 और एडमिन एक्सपेंस 30। 60, 30 और 30, ये 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको। ध्यान से देख लो, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग तीनों साथ में दे रखे हैं। तो इसके लिए एक नोट बन जाएगा, बना देंगे अभी थोड़ी देर में। इसके लिए एक नोट बना देंगे थोड़ी देर में, ठीक है सर। फिलहाल ये 120 लिख दो इसमें, 120, 120, 120, 120, 120, ठीक है सर। और बाकी अब एक्सपेंसेस का टोटल लगाओ। अब नंबर 5, टोटल एक्सपेंसेस, इसका टोटल लगाओ, कितना हो जाएगा? 340, 516, 36, 340, 416, 536, 536। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चे को माइनस कर दो। टोटल इनकम यानी 3 में से टोटल एक्सपेंसेस यानी 5 को माइनस कर दो। 3 माइनस 5, 3 कितना था? 702 माइनस 536, 702 माइनस 536, ये आ रहा है 166। दिस इज कमिंग एज 166, 166, ये आ रहा है 166। अच्छा, इसके आगे का काम करना नहीं होता, मैंने बता दिया था आपको, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ग्रुप 2 से रिलेटेड बातें हैं, इससे आगे का काम करना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट की तरफ बढ़ जाएं सर। जी हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट की तरफ आ जाओ। अब बैलेंस शीट में याद करो कैसे कैसे शुरुआत होती है सर। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मैंने कहा बिल्कुल सही। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। ये तो मेन हेडिंग है, लिखनी है। शेयर होल्डर फंड में फिर हम लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल कितनी है वो, और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितनी है ढूंढना आपके क्वेश्चन में। 300 रुपए डायरेक्ट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 300। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? आइए जरा ये मैं आपको सिखाता हूं कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा। लिखना मत अभी, खाली सुनना मेरी बात। कौन कौन से रिजर्व है आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40, ठीक है सर। आपके क्वेश्चन में एक है जनरल रिजर्व 130, ठीक है सर। आपके क्वेश्चन में एक P&L है सर। P&L भी रिजर्व होता है, बिल्कुल P&L भी रिजर्व होता है, जिसमें शुरू में कितने रुपए पड़े हैं? 72।
अभी अभी और करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमा लिया वो भी पी एंड एल में चला जाएगा 166, और इसमें से मालिकों को कितना डिविडेंड बांट रहे हैं 18। देखो इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है ना 18, वो है ये। तो पी एंड एल नाम के रिजर्व में बचेगा 220, इसमें बचेगा 220 माय डियर फ्रेंड्स। और एक रिजर्व और आएगा आपके पास, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो आप वैल्यू बढ़ा रहे हो ना अपने एसेट की। किस एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे थे हम? अरे मिल जा भाई, ये सेकंड पॉइंट, लैंड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 3,60,000 से। तो ये जब लैंड की वैल्यू बढ़ती है ना तो एक रिजर्व क्रिएट होता है, एक रिजर्व क्रिएट होता है माय डियर फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा 360 तक ले जाना है बढ़ा के, ऑलरेडी वैल्यू 220 है तो 140 से इंक्रीज करना है, 140 से। तो ये आपके टोटल रिजर्व हो जाएंगे 170, 390, 530, 530 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा आपका 530। चलो लिखो रिजर्व एंड सरप्लस में 530, 530,530। अच्छा उसके बाद शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो हम नॉन करंट लायबिलिटी की तरफ आ जाएं। बिल्कुल, तुम नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की उधार। ढूंढो लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए क्या क्या उधारी ले रखी है आपके बिजनेस ने। अपना ट्रायल बैलेंस पढ़ना शुरू करो। लैंड, प्लांट, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, रिस्पेक्ट इफेक्ट, एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस, डिबेंचर, इंटरेस्ट, इन टाइम डिविडेंड पेड, इक्विटी कैपिटल, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स आ जाएंगे इसमें 200 रुपए के। और कुछ भी नहीं है लंबे समय की उधारी, बस यही है, डिबेंचर्स ही होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो सीधा आप करंट लायबिलिटीज पे आ जाएं कृपा करके। करंट लायबिलिटी भी एक ही है आपके क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटी भी एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेड पेबल्स 52, ट्रेड पेएबल्स 52। तो ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल निकल के आ जाएगा 800, 200, 1030, 1082, 1082। और हम एसेट साइड की शुरुआत कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दी एसेट साइड नाउ। एसेट्स में क्या क्या होता है सर? सबसे पहले आते हैं एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। बिल्कुल सही। देखो कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब ऐसे एसेट्स जिन्हें आपने यूज करने के लिए रखा हुआ बिजनेस में, जो 1 साल से ज्यादा चलेंगे। सर लैंड है, बिल्कुल ठीक। सर प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्कुल ठीक। और तो कुछ नहीं है। 2 ही चीजें हैं, एक लैंड और एक प्लांट एंड मशीनरी, एक लैंड और एक प्लांट एंड मशीनरी। अब सुनना मेरी बात, पहले सुनना, खाली लिखना मत, खाली सुनना। लैंड जो है वो कितने की है सर? 360 की। बढ़ा दिया ना आपने उसे, पहले 220 की थी, बट आपके क्वेश्चन ने कहा बढ़ा के 360 ले जाओ। तो अब नई बैलेंस शीट जो बना रहे हो उसमें अपडेटेड फिगर पे ही लिखोगे, 360 पे लिख के चलोगे। ठीक है सर। और आपकी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको कितने का लिखोगे? सुनना मेरी बात, शुरू में था 770, जिसमें से 10 की आपने सेल कर दी थी, हम पहुंच गए थे 760 तक। हम पहुंच गए कहां तक? 760 तक। उसमें से हमने करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगाया 76, वो तो माइनस होगा ही होगा, और आज तक का जो डेप्रिसिएशन आप अभी तक लगा चुके हो, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी माइनस करना है, वो भी माइनस करना है। आज तक का जो डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। आप अपना क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। एक प्रोविजन फॉर डेप्शन नाम की चीज दिखेगी आपको, ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172। क्या है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? यही बता रहा हूं मैं आपको, ये है आज तक का डेप्रिसिएशन। तो आपकी लैंड और प्लांट मशीनरी ये सब कॉस्ट पे लिखी हुई है, ये सब कॉस्ट पे लिखी हुई है दोस्तों। इन पे आज तक का डेप्रिसिएशन जब आप माइनस कर दोगे और करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तब इनकी बुक वैल्यू निकल के आएगी, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे। इसलिए 172 माइनस करना भी जरूरी है। लेकिन 172 माइनस करते वक्त उसमें से 8 हटा देना और बचा हुआ 164 ही माइनस करना। सर ये 8 क्या है? हटा दिया जो आपने, जो मशीनरी बेच दी उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन था 8, उसे तो हटा दो ना, वो तो बिकी गई। अब उसे आप अपनी बैलेंस शीट में क्यों कंसिडर करोगे? वो तो बिकी गई, उसे हटाओ यहां से। 164 ही माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 760 माइनस 76 माइनस 164, ये आ रहा है 520। दिस इज कमिंग एज 520। तो यहां पर आप लिखोगे नॉन करंट एसेट्स में ए पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 520, 520। उसके बाद करंट एसेट्स का नंबर आता है, नंबर 2 पे आएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं ढूंढो अपने क्वेश्चन में। करंट एसेट कौन कौन से हैं ढूंढो कृपा करके अपने क्वेश्चन में।
सर करंट एसेट में है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ो। एक तो इन्वेंट्री है 86, नंबर 1 इन्वेंटरी इज 86। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स 96, और नंबर 1 है कैश एंड बैंक। सी एंड बी का मतलब होता है कैश एंड बैंक। कितना लिखा हुआ है कैश एंड बैंक में? कैश एंड बैंक में सर 20 लिखा हुआ है, 20। तो आप भी कैश एंड बैंक में सीधा 20 लिखो और काम खत्म करो। ठीक है सर, टोटल कितना आएगा? अब इस साइड का टोटल लगाओ जरा। 606, 702, 722, अरे माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। 520 तो ये प्लांट इक्विपमेंट था, प्लांट मशीनरी। लैंड भी तो है 360 की। ओहो, तो पीपीई में टोटल 880 लिखना था ना। ठीक। पीपीई में आएगा 880, 880, 880। अब करो जरा, 880 प्लस 96 प्लस 86 प्लस 20, ये भी यही आ रहा है 1082। हमारी बैलेंस शीट हो जाती है टैली। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने बैंक बैलेंस सीधा 20 कैसे लिख दिया? वो सस्पेंस में जो पैसे आए थे वो भी तो हमने वही था जो एसेट बेच के आए थे, तो वो 4 से बढ़ाओ, 20 की जगह 24 लिखो यहाँ पे। दोस्त ऐसा है, वो 4 रुपीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थे और क्रेडिट साइड गिवन थे, मतलब उनकी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंचने का मतलब है एंट्री हो गई थी। कैश में जब पैसा आया था वो हमने लिख दिया था, बैंक में डेबिट साइड कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें क्रेडिट क्या करना था ये पता नहीं चल रहा था हमें। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं ये बात। हमने जब 4000 में बेचा एसेट को तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होता है 4000 से, ठीक है। और हमने जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू 2000 रुपये क्रेडिट हो जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, 2000 का जो हमारा फायदा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाले रूल के हिसाब से वो क्रेडिट हो जाता है। ये जनरल एंट्री होती है। 4000 रुपये आ गए तो कैश अकाउंट में डेबिट 4000, बदले में 2000 का एसेट चला गया और 2000 का फायदा। सर 2000 का कैसे गया एसेट? अरे भाई 10 में खरीदा था, 8000 आज तक का डेप्शन, तो वैल्यू 2000 ही बची थी ना उसकी। अब 2 की चीज को 4 में बेचोगे तो 2000 का मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये 4000 क्रेडिट नहीं किए थे उन्होंने, डेबिट तो कर दिया था, ये 4000 क्रेडिट नहीं किया था, इसीलिए मेरे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 4000 की कमी आ रही थी। वो उन्हें पता नहीं चल रहा था 4000 क्या क्रेडिट करें, इसलिए उन्होंने वो सस्पेंस के नाम से लिख दिया था। तो कैश में तो वो 4000 ऑलरेडी आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करना है आपको, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, P&L बन गया। अब क्या करना है? अब तो वो नोट्स बनाने, किस किस के लिए नोट बनाना है ये देख लो जस्ट। अब आप देखो, एक तो कैपिटल के लिए हमेशा बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमेशा बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए हमेशा 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 बनेगा, और इसके लिए कुछ नहीं बनाना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए हमेशा 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 बनेगा, और इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक की डायरेक्ट उठा के लिखा है आपने, इसके लिए नहीं बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्ट उठाए लिखा के तो नहीं बनेगा, अदर इनकम के लिए हमेशा बनेगा, अदर इनकम के लिए हमेशा बनेगा। फाइनेंस कॉस्ट के लिए हमेशा बनेगा, फाइनेंस कॉस्ट के लिए हमेशा बनेगा, डेप्शन के लिए नहीं, और अदर एक्सपेंसेस के लिए हमेशा बनेगा। डेप्रिसिएशन हमने यही शो कर दिया, ठीक है, ओके सर। तो ये 7 नोट्स बनाने हैं अब आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट्स माय डियर फ्रेंड्स अब आपको बना के पेश करने हैं, ठीक है, ठीक है सर। चलो ये 7 नोट्स बनाते हैं जरा आप लोगों के साथ। नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए ₹1000 लिख देना यहां भी। वो जो शेयर कैपिटल में हमने 300 लिख रखे हैं वो कैसे आएंगे? लिखो शेयर कैपिटल। भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ऑथराइज दिखानी पड़ती है कि आपको अथॉरिटी कितनी थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। फिर आपको दिखानी पड़ती है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल आपके क्वेश्चन ने बता रखी थी कि आप 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, 10 रुपए ईच वाले, @10 ईच। तो ये 4 लाख हो जाता है, बट 3 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है तो 400 लिखोगे। लाख में 5 जीरो आती हैं, लेकिन 3 ऊपर लगी हुई हैं तो आप 2 ही जीरो और लिखोगे, 400 यानी 400। आपने इशू कितनी करी अभी तक? आपने 40 में से केवल 30,000 ही शेयर इशू करें अभी तक, तो यहाँ पे आएगा 30,000 इक्विटी शेयर्स @10 ईच, यानी कि 300, यानी कि 300 बोले तो 300। ठीक है सर।
अगला नोट बनाना है हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है आपके पास बता देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40, जनरल रिजर्व 130, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, उसका जितना था ओपनिंग बैलेंस था उसका 72। फिर आपने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया वो लिखोगे, प्रॉफिट इन करंट ईयर जो कि है 166, उसमें से कितना आपने डिविडेंड बांट दिया ओनर्स को वो हट जाएगा, और बचा हुआ पैसा मतलब कंपनी ने रिजर्व में डाल रखा है। आज भी उन्होंने कंपनी में ही रखा हुआ है वो पैसा 220। भाई 72 का प्रॉफिट शुरू में था, 166 और कमाया, टोटल हो गया 238, उसमें से 18 ही दिया है ओनर्स को डिविडेंड के रूप में। 220 रुपए जो बचे वो आज भी बिजनेस में ही मौजूद है रिजर्व्स के रूप में। फिर एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन रिजर्व आरआर शॉर्टकट में मत लिखना तुम, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व 360 पे ले गए आप 220 की मशीनरी को बढ़ा करके 140, तो ये टोटल रिजर्व आ जाएगा निकल के आपका 530। तीसरा नोट बनाना है इसके बाद हमें, थर्ड नोट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में एक ही चीज थी हमारे पास, 10% डिवेंचर्स, कितने रुपए के, 200 के, 10% डिवेंचर्स 200 के, और कुछ भी नहीं था, ठीक है सर। चौथा नोट हमें बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई के लिए, जिसमें एक तो हमारे पास लैंड है, जो 220 की थी हमने 140 से बढ़ा दिया, उसे 360 की लैंड हो गई। और एक हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी ओपनिंग वैल्यू थी 770, जिसमें से हमने सेल कर दिया 10 की कॉस्ट वाला प्लांट मशीनरी, बचा 760। फिर उसमें से हमने डेप्रीसिएशन लगाया करंट ईयर का 76, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो करंट ईयर से पहले आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका था, करंट ईयर से पहले तक 172 माइनस 8 यानी 164। तो ये हमारी फिगर निकल के आ गई थी 520, और ये टोटल आया था पीपीई 880 880, ये टोटल पीपी आया था 880 880। लिख लो जरा इसको अपने पास, पॉज करके लिख लेना। उसके बाद पांचवा जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वो बनेगा अदर इनकम के लिए। अदर इनकम में एक ही इनकम थी हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 4000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 यानी कि 2000, 2 लिखिएगा खाली और ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि रुपीन 1000 चल रहा है ना, ठीक है सर। ये क्या लिखा है आपने, भाई देखो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो सेल प्राइस और एक बुक वैल्यू, कितने में बेचा और हमारी वैल्यू कितनी थी। तो 4000 में बेचा, हमारी वैल्यू 2000 थी, 4000 माइनस 2000, 2 का फायदा। हमारी वैल्यू 2000 कैसे है सर, 10 में खरीदा, 8 का डेप्शन लगा चुके थे हम अभी तक, तो 2000 ही बची थी हमारी बुक्स में वैल्यू, ठीक है सर। छठा नोट बनेगा अपने पास, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या ब्याज है, किस किस चीज़ का ब्याज है। हमारे क्वेश्चन में एक ही ब्याज था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 20। और 7th आखिरी नोट बनेगा अदर एक्सपेंसेस का, कि भाई अदर एक्सपेंसेस 120 कैसे आए हैं। इसमें 3 थे, एक तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, एक सेलिंग एक्सपेंसेस 30 और एक एडमिन एक्सपेंसेस 30।
एडमिन एक्सपेंसेस 30, तो ये टोटल था 60, 30 और 30, 120, 120, 120, 120। चलो नोट कर लो अपने पास इसको, प्लीज नोट दिस डाउन विद यू। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है श्रृंखला में हमारे पास नंबर 6। इसी से अगला क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 6। स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूं मैं आपके पास। चलो भाई, इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं जरा इस बार। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हरिया केमिकल्स लिमिटेड ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 को है। इन्वेंट्री 86, फर्नीचर, डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, कमीशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लांट मशीनरी, रेंटल, करंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्सचर, वेजेस, कंज्यूमेबल, फ्री होल्ड लैंड, टूल एंड इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, डीलर एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड, इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर, लोन, ट्रेड पेबल, सेल, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फीस, डेप्शन प्रोविजन 146 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 139। ये मशीनरी नहीं है 146 की, मशीनरी तो यहाँ लिखी हुई है 860। ये है मशीनरी पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,46,000 का। ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54, डिवेंचर इंटरेस्ट 55, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक है 8,23,000। ज्यादा कुछ नहीं है सवाल के अंदर। आइए जरा करते हैं इसको। फॉर्मेटिंग शुरू कर दो भाई, इसकी भी फटाफट से, इसकी भी फॉर्मेटिंग शुरू कर दो। सॉल्यूशन नंबर 6। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हरिया केमिकल्स लिमिटेड, हरिया केमिकल्स लिमिटेड। इसका बना रहे हैं हम पहले बैलेंस शीट। डेट है एज एट 31 मार्च 21। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर। रुपी नॉर्मल है, 1000 में नहीं है, और एक ही साल का डाटा है इसमें भी। ठीक है सर। फिर बाकी आधे पेज पे बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 21. Particulars, note number, amount, current। ठीक है, ठीक है सर। चलो भाई, अब इसकी शुरुआत करते हैं फटाफट से। फॉर्मेटिंग कर लो सभी प्यारे बच्चे। नंबर 6, हार्ड कॉपी ओपन कर लेना अपने पास, या दूसरी जगह कहीं फ़ोन वोन में PDF ओपन करके रखना, वहाँ से पढ़ता रहूँगा और फिगर्स यहाँ पे मैं पुट करता रहूँगा। ठीक है सर। ये लो जी, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। सबसे पहले है इन्वेंट्री 6,80,000 रुपये। या एक काम करते हैं, अपने जैसे हम करते हैं ना वैसे ही करते हुए चलते हैं।
जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हुए चलते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, सबसे पहला नंबर आएगा यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपका क्वेश्चन देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 42,68,000, सेल्स डायरेक्ट गिवन है, सीधा लिख दो 4268, कोई भी नोट नंबर नहीं बनेगा। फिर अगला नंबर आता है हमारे पास किस चीज का सर? अगला नंबर होता है हमारे पास अदर इनकम का। आपके क्वेश्चन में ढूंढो अदर इनकम्स कहाँ कहाँ हैं, प्लीज चेक। आपके क्वेश्चन में अदर इनकम, सर ये डिस्काउंट, ये तो डेबिट साइड है ना 40,000, ये एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। कमीशन भी डेबिट साइड है 1,20, ये भी एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। रेंट भी इनकम नहीं है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड वाले, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, तो क्रेडिट साइड और क्या बचा? रेंट रिसीव्ड 46,000 और ट्रांसफर फीस 10,000, टोटल हो गया 56। और इसका वर्किंग नोट बनेगा बाद में, नोट्स टू अकाउंट बनेगा इसका। भाई देखो अपने ट्रायल बैलेंस में देखो आप, क्रेडिट साइड एक तो रेंट रिसीव्ड है 46,000, वो आपकी अदर इनकम बनेगा, और एक ट्रांसफर फीस कमाई है आपने 10,000 रुपए, वो 46 और 10 टोटल हो गया 56। यहां से टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, यहां से निकल के आ जाएगी टोटल इनकम। कितनी हो गई टोटल इनकम? 4268 और 56, 4268 प्लस 56, 43,24,000, 43,24,000, 43,24,000 रुपए, 43,24,000। अब ढूंढने हमें एक्सपेंसेस। नाउ वी हैव टू लुक फॉर एक्सपेंसेस। सबसे पहला नंबर होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपके क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे रखा था दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डायरेक्टली गिवन था आपके क्वेश्चन में, मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से 23,19,000 रुपए। तो कोई नोट नहीं बनेगा, डायरेक्ट लिख दो 23,19,000। अगला नंबर आता है परचेजेस का। परचेजेस आपके क्वेश्चन में देखो जरा, परचेजेस 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 परचेजेस, परचेज तो कहीं नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, नेक्स्ट आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। लिखो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। इसका तरीका बताया हुआ है ना मैंने आपको, क्या करना होता है इसमें आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स और SIT में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स SIT माइनस करना होता है। फिगर नेगेटिव आए तो ब्रैकेट लगा दो, वरना मत लगाओ। ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर दे रखा है आपको, ये रहा 6,80,000, और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, तो 6,80,000, नीचे क्लोजिंग स्टॉक है 8,23,000, माइनस 8,23, नेगेटिव फिगर आ गई 1,43 की, और इसे हम दिखाएंगे नोट बना करके। फिलहाल ब्रैकेट लगा के लिख दो 143। ओपनिंग स्टॉक ऊपर गिवन था 6,80,000, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल नीचे गिवन है 8,23, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक 143, नेगेटिव आ गया तो ब्रैकेट लगा दिया। चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद अगला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगला है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। देखना जरा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस कहाँ है आपके क्वेश्चन में। वेजेस 9 लाख रुपए की, वेजेस है 9 लाख की, नोट बना के दिखाएंगे कि ये 9 लाख किस चीज का है। सैलरी वगैरह और कुछ नहीं, एम्प्लॉय के नाम पे और कुछ नहीं, केवल वेजेस के खर्चे हैं, केवल वेजेस के खर्चे हैं, ठीक है। अगला नंबर आता है फाइनेंस कॉस्ट का। अगला नंबर आता है फाइनेंस कॉस्ट का माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट लिखो, और ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल लास्ट में दे रखा है आपको, एक तो 55,000 रुपए का डिवेंचर इंटरेस्ट, एक तो 55,000 रुपए का डिवेंचर इंटरेस्ट, बिल्कुल लास्ट में देखो, आ जाओ बिल्कुल लास्ट में देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिख जाएगा। हाँ सर दिख गया हमें। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अंदर ट्रायल बैलेंस में है 1,16,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अंदर देखो 1,16,000 रुपए। हाँ सर, ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड। तो 1, 16 और 55 टोटल हो गया 1,71,000। नोट बना देंगे इसका, टोटल हो गया 1,71,000, ठीक है सर। उसके बाद अगला नंबर आता है डेप्रीसिएशन वगैरह, इसमें कुछ है नहीं, करंट ईयर में कोई डेप्रीसिएशन का रेट नहीं बताया, तो अब अदर एक्सपेंसेस का नंबर आ जाएगा। अब अदर एक्सपेंसेस का नंबर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, अदर एक्सपेंसेस। करंट ईयर का डेप्शन निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है आपके क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस।
अदर एक्सपेंस ढूंढो, कौन कौन से हैं अदर एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में। अदर एक्सपेंसेस में है दोस्तों यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। कंज्यूमेबल्स 84,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, बेड डेट 35, डिस्काउंट 40,000, रेंटल 25, कमीशन 1 20, एडवर्टाइजमेंट 20, डीलर रेट 21,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस 30, ट्रेड एक्सपेंस 37 और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54। बहुत लंबी लिस्ट है, आप एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं इन्वेंट्री हटाओ, फर्नीचर हटाओ, डिस्काउंट आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, बेड डेट आ गया, कमीशन आ गया, रेंटल आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, कंज्यूमेबल्स आ गया, डीलर रेट आ गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट आ गया। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,76,000, 476। तो यहाँ पे अब आपको टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं जरा, टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं भाई। 23,19,000 माइनस 143 प्लस 9 लाख प्लस 171 प्लस 476, 37,23,000, 37,23,000। तो माइनस करके अब प्रॉफिट हासिल कर लो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हो जाएगा। टोटल इनकम 43,24,000 में से 37,23,000 माइनस कर दो, 6,01,000, 601,000, 6,01,000। प्रॉफिट मिल गया हमें 6,01,000। ठीक है सर, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, लेट्स गो फॉर द बैलेंस शीट। नंबर 1 सबसे पहले बैलेंस शीट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल कहाँ मिलेगी भाई। शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चन ने दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा 25 लाख, सीधा 25 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो P&L में है आपका 1,39,000 और 6,01,000 रुपये अभी कमाए हैं आपने। 139 आपके क्वेश्चन में ही है, मैं दिखा देता हूं आपको रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो 139 तो पहले से पड़े थे, ये रहे 139 और 6,01,000 रुपये अभी कमा लिया आपने प्रॉफिट, तो टोटल हो गया 7,40,000। बांटा कुछ है ही नहीं, डिविडेंड आपने बांटा कुछ है ही नहीं, तो 7,40,000 पूरा आ जाएगा यहाँ पे 7,40,000। उसके बाद नंबर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज का। नॉन करंट लायबिलिटी में आपके क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। क्या क्या लॉन्ग टर्म बोरोविंग है हमारे क्वेश्चन में, दो हैं। एक तो 11% डिबेंचर्स है 5 लाख रुपए के, और एक बैंक से लोन लिया है 645 का। एक बैंक से लोन लिया है 645 का, बैंक लोन आ रहा है, लायबिलिटी साइड देख लो, और 11% डिबेंचर्स, टोटल हो गया 11,45,000, 11,45,000। अगला नंबर है करंट लायबिलिटीज का, और कुछ भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है इसमें, एक ही है करंट लायबिलिटी में भी ट्रेड पेबल्स। सीधा गिवन है ट्रेड पेबल्स हमें 2,81,000 लिख लो और टोटल निकाल लो, इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा। टोटल इस साइड का कितना हो जाएगा, 25, 32, 40, 32, 85, 42, 43, 85, 44, 66, 2, 66, 46,66,000 इज द करेक्ट आंसर। 46,66,000, 46,66,000। फिर एसेट्स की शुरुआत करते हैं। नंबर 2 पे एसेट्स, सबसे पहले आएगा इनमें प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स NCA, उसमें भी सबसे पहले PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ढूंढ के बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए की है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सर एक तो फर्नीचर आ जाएगा बिल्कुल, और प्लांट मशीनरी आएगी बिल्कुल, फर्नीचर और प्लांट मशीनरी ये दो चीज़ें आएंगी। ठीक है सर, ठीक है। अब कैसे कैसे निकलेंगी ये बता देता हूँ आपको। अच्छा, फ्री होल्ड लैंड भी है, फिक्सचर्स भी है, टूल्स एंड इक्विपमेंट भी है। ओ माय गॉड, और भी हैं। यस 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 यस, और भी हैं।
फ्री होल्ड लैंड भी आएगा, टूल एंड इक्विपमेंट भी आएगा और फिक्सचर भी इसी में आएगा। ये भी हमारे पास वही होते हैं, पीपीई होते हैं ये भी, ठीक है। चलो तो मैं पीपीई का ना नोट दिखाता हूँ आपको, एक बार सॉल्यूशन में देखो आकर के एक बार मेरे साथ। देखो भाई, फ्री होल्ड लैंड है 1546 की, एज इट इज आ जाएगी, कोई डेप्शन नहीं लगेगा। फर्नीचर 2 लाख एज इट इज आ जाएगा, कोई रेट ही नहीं बता रखा। लैंड पे तो चलो डेप्शन लगता ही नहीं है, बट फर्नीचर पे भी नहीं लगा रहे क्योंकि रेट ही नहीं दे रखा क्वेश्चन ने। फिक्सचर एज इट इज आ जाएगा 3 लाख। प्लांट मशीनरी 860 की, उसमें से आज तक का जो प्रोविजन फॉर डेप्शन है 146 वो माइनस हो जाएगा, और टूल एंड इक्विपमेंट 245 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो आपका माय डियर फ्रेंड्स नेट ब्लॉक हो गया 30,05,000 रुपए, 30,05,000 रुपीज। ठीक है सर, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन से उठा के सीधा लिख देना। एक प्लांट मशीनरी है जिसपे प्रोविजन फॉर डेप्शन दे रखा है, उसे माइनस कर लेना बस। तो ये हो गया हमारे पास 30,05,000, 30,05,000 रुपए। इसके बाद होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है आपके पास 2,65,000 रुपए की, क्वेश्चन ने दे रखी है, एज इट इज लिख दो गुडविल, एज इट इज लिख दो गुडविल। इसके बाद नंबर आएगा करंट एसेट्स का, इसके बाद नंबर आएगा करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में? इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। इन्वेंट्रीज लिख दो 8,23,000, 8,23,000 इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग वाली आएगी यहाँ पे, ओपनिंग वाली नहीं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल ढूंढो प्यारे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स है तो सही, 4,40,000, 4,40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, जी हाँ। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश दे रखा है 8,000 और करंट अकाउंट दे रखा है 45,000, 45 और 8 टोटल हो गया 53। भाई कैश 8,000 है और करंट अकाउंट का मतलब है बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं 45, तो 45 और 8 टोटल हो गया 53, टोटल हो गया 53। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस भी एक करंट एसेट होता है जो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। लोन टू डायरेक्टर 80,000, जिसमें लोन टू डायरेक्टर है 80,000, इसका टोटल भी यही आ जाएगा 46,66,000, ठीक है। ओके सर, चल तो करंट एसेट्स में एक नई चीज आ गई, इसे ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 80,000 जो डायरेक्टर को लोन दे रखा है। आपके ट्रायल बैलेंस में चौथे नंबर पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लोन टू डायरेक्टर 80,000, वो है ये, ठीक है सर। तो इस साइड का टोटल भी 46,66 आ गया, 1,6 कम लिखा है आपने जी, ये लो 46,66,000। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि इसके जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना वो स्टडी मेटल से देख के बनाइएगा आप, उन पे हम क्लास में टाइम नहीं लगाएंगे। फिगर कैसे कैसे आई है वो मैंने बता दिया आपको, इसके नीचे के नोट्स आप एक बार होमवर्क में स्टडी मेटल से देख के बना लीजिएगा अपने पास, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, यहाँ पे पॉज करके नोट कर लो, यहाँ पे पॉज करके नोट कर लो, यहाँ पे पॉज, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट खुद बनाने। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ डाउट हो पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।